हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको के भी देखिए। आज बिहार यूनिवर्सिटी में कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन उसका एग्ज़ाम हुआ है, समझे। कल जो है कोर्स 3 का एग्ज़ाम है, तो आज अच्छा ही एग्ज़ाम गया है सभी लोग का। कल जो है कोर्स 3 का एग्ज़ाम है, समझे। तो आपको हम मैराथन वीडियो लेकर आए हैं फिर से कोर्स 3 का लर्निंग एंड टीचिंग का। देखिए इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन हम इसलिए देते हैं कि आपका क्वेश्चन घुमा कर भी दे तो आप लिख सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि अधिगम क्या है, ये पूरा पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा तो अधिगम से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लिख सकते हैं। मतलब इतना मटेरियल डाला गया है, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन आया लिख सकते हैं। देखिए तो यूनिट 1 में आपका एक क्वेश्चन अधिगम से रहता है कि अधिगम क्या है, उसका प्रकार क्या है, अधिगम को परिभाषित करे, विशेषता बताए, समझे। एक क्वेश्चन ये रहेगा और दूसरा क्वेश्चन अधिगम के सिद्धांत से रहता है। देखिए 2 साल से आपका लगातार अधिगम के आपका व्यवहारवादी सिद्धांत पूछा जा रहा है, समझे। स्किनर, थॉर्नडाइक ये सब पूछा जा रहा है। तो देखिए इस बार हो सकता है संज्ञानवादी सिद्धांत आ जाए, जिसमें आपका कोहलर का पढ़ना है। तो क्वेश्चन आएगा व्यवहारवाद के अलावा अन्य सिद्धांत का वर्णन करे, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोहलर के सिद्धांत का वर्णन करे या गेस्टलवादी सिद्धांत का वर्णन करे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। पहले यूनिट पढ़ा देते हैं, फिर यूनिट 2 में आएंगे, समझे। क्वेश्चन है अधिगम क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, अधिगम को समान बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। हम जानते हैं कि सीखना किसी भी मनुष्य एवं कोई भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जन्म लेते भी सीखना आरंभ कर देता है। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल में प्राप्त होता है। महाभारत काल में वीर अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था। वर्तमान समय में अधिगम का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम का विज्ञान है। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा किसी भी शिक्षा प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मनुष्य कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है और मनुष्य इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने वातावरण से सीखने का प्रयास करता है। अब आते हैं अधिगम के अर्थ में परिभाषा में, समझे। लिखा अधिगम का समान अर्थ होता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसे एक बालक जलती हुई मोमबत्ती को लौ छूने से उसका हाथ जल जाता है, उसके बाद वह बालक जलती हुई मोमबत्ती को नहीं छुएगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि या वह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है कि मोमबत्ती की लौ छूने से हाथ जल जाएगा, समझे। अर्थात वह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सीख लिया है। फिर लिखा है विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, समझे। अब क्रो के अनुसार क्या डिफिनीशन दिया गया है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है, समझे। 3 चीज़ याद रखिएगा, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को अर्जन कराना क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है, समझ गए। दूसरा डिफिनीशन है आपका गिलफोर्ड के अनुसार कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। तीसरा डिफिनीशन है विलियम विडवर्थ के अनुसार कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। वी.एफ. स्किनर के अनुसार है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल प्रक्रिया है। और भी डिफिनीशन है, देख लीजिएगा, समझे, कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, समझे। और भी डिफिनीशन है, तो इसमें 2-3 एग्जाम में लिख सकते हैं। अधिगम की प्रकृति देखते हैं। लिखा है हम जानते हैं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक तथा मानव विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में संचालित एवं पूर्ण होती है, समझ गए। अधिगम की निम्न प्रकृति होती है। पहला आपका है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिगम आपका क्या है, अधिगम आपका विकास का प्रक्रिया। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि अधिगम द्वारा व्यक्ति का निरंतर विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिगम के माध्यम से ही अपने भविष्य के विकास के लिए नए लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी विकास का क्या है, एक प्रक्रिया है, समझे। दूसरा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण होता है, समझे। लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को सीखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है तथा बिना उद्देश्य का अधिगम अप्रभावशील होता है। वही दूसरी ओर अधिगम मानसिक एवं विवेकपूर्ण क्रिया है। हम जानते हैं कि विवेक या बुद्धि कोई कार्य को शीघ्रता और सरलता से सीखने की पूंजी है, अतः बिना बुद्धि या विवेक के अधिगम की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं चलती है, समझे। अगला है तीसरा कि अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य में कोई चीज़ सीखने का गुण जन्म से मृत्यु तक चलता है, यानी वह व्यक्ति अपने जीवन के कोई भी अवस्था कुछ भी सीख सकता है, अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, समझे। अगला है कि अधिगम सर्वव्यापी होता है। अधिगम की प्रक्रिया सर्वव्यापी होती है, यानी क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य में सीखने का या अधिगम का गुण विद्यमान होता है,
कोई प्राणी किसी भी समय किसी भी स्थान पर अधिगम की प्रक्रिया अवश्य कर लेता है। अगला है अधिगम की प्रकृति रचनात्मक होती है। लिखा हुआ कि हम जानते हैं कि मानव में रचनात्मक या सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है और यही रचनात्मक शक्ति के द्वारा मानव स्व क्रिया करके अधिगम करके सीखता है। समझे। आगे है आपका कि अधिगम अनुकूलन की घटना है, यानी कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि अधिगम वातावरण के साथ अनुकूलन है। हम जानते हैं कि अधिगम के 3 मुख्य अंग होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण और अधिगम परिस्थिति। यानी जो बालक अधिगम परिस्थिति में जितना जल्दी अनुकूलन कर लेगा वह उतनी ही जल्दी उस क्रिया को सीख लेगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम अनुकूलन की घटना है। अगला अधिगम खोज है। अधिगम कोई भी सीखने वाले व्यक्ति के लिए सीखने की परिस्थिति की खोज करता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करने के लिए तो वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है, तब जाके उस कार्य को संपादित करता है। अधिगम एक क्रियाशील या क्रियात्मक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि हम बिना क्रिया के अधिगम नहीं कर सकते। हम कोई चीज़ को सीखते हैं या अधिगम करने के लिए क्रियाशील होना आवश्यक है। जैसे कोई बालक अपने पास किताब रख ले और वह सोचता रहे कि उसे पूरा किताब याद हो जाए, यह बिना पढ़े हुए नहीं हो सकता, जो असंभव। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्रिया करना पड़ रहा है सीखने के लिए। तब अधिगम करने के लिए व्यक्ति को क्रिया करना लक्ष्य, आवश्यकता, योग्यता के अनुसार होता है। अगला है अधिगम अमूर्त होता है। हम जानते हैं कि अमूर्त का अर्थ होता है जिसे हम देख नहीं सकते। अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में हुए परिवर्तन से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी कोई 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। वह बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि में 2 किसी व्यक्ति से भिन्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की गति अलग अलग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। अब आते हैं अधिगम के प्रकार। तो क्या हम जानते हैं कि आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक रॉबर्ट गेने को माना जाता है। रॉबर्ट गेने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें उन्होंने अधिगम के प्रकारों को सरल से कठिन बताया था। देखिए कौन था आपका, तो एक संकेत अधिगम है, इसको आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हो नीचा से। लेकिन जो सबसे नीचा होता है वो सबसे निम्न स्तर में आपका संकेत अधिगम आता है और सबसे उच्च स्तर में आपका समस्या समाधान अधिगम आता है। समझे। आपका संकेत अधिगम, उत्पक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम जो है वो सरल क्रम है। समझिए। और मानव और पशु दोनों कर सकता है। और आपका शाब्दिक क्या है आपका शाब्दिक सहचार अधिगम, बहुविधात्मक अधिगम, संप्रदाय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये कठिन क्रम है जो अधिगम सिर्फ मानव करता है। समझे। फिर है तो अब देखिए इसको देखते हैं नीचा, इसको याद कर लीजिएगा। 8 प्रकार बताया गया है। अब देखते हैं लिखा है, यानी 1 से 3 अधिगम स्तर को मानव एवं पशु दोनों कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। नहीं, दोनों कर सकते हैं तथा यह अधिगम का सरल क्रम है। 4 से 8 अधिगम स्तर सिर्फ मानव के लिए है। यह सीखने का अधिगम का कठिन क्रम होता है। समझ गए। अब संकेत अधिगम में हम लोग आते हैं। लिखा है संकेत अधिगम व्यवहारवादी। अब इसमें कौन कौन अधिगम है, 8 प्रकार का होता है। नीचे से संकेत अधिगम सबसे नीचा वाला होता है। लिखा हुआ है कि संकेत अधिगम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पीवी पॉवलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। संकेत अधिगम वैसे अधिगम स्तरों को कहते हैं जब कोई भी प्राणी संकेतों के द्वारा अधिगम करने लगता है तो उसे संकेत अधिगम कहते हैं। जैसे पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में घंटी को बजने से कुत्ता का लार गिरने लगता है, तो वैसे ही छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान से संकेत अधिगम परिस्थिति की उत्पन्न कर अक्षर ज्ञान सिखाया जा सकता है। जैसे क अक्षर का पहचान कराने के लिए कबूतर की ओर संकेत करना, ख के लिए खरगोश की ओर संकेत करना। समझे। अगला है यानी संकेत अधिगम का निम्न स्तर होता है। समझे। अब है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। लिखा है रॉबर्ट गेने के अनुसार यह अधिगम का दूसरा स्तर है जो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। जब कोई प्राणी के सामने उत्पन्न रखकर अनुक्रिया कराई जाती है तो उसे उत्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। जैसे जब हम अपने कमरों में सोए रहते हैं तो एकाएक बिजली कट जाती है, तब तो हम अंधेरे में ही अपने दरवाजे की कुंडी खोल लेते हैं। समझिए। श्रृंखला अधिगम स्तर तीसरा है। यह अधिगम स्तर रॉबर्ट गेने द्वारा वर्णित अधिगम का तीसरा प्रकार है। श्रृंखला अधिगम स्तर को एडविन रे गुथरी ने दिया था। आगे है आपका कि इस अधिगम स्तर में कोई भी विषय वस्तु को श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जैसे गिनती सिखाते हैं तो 1 2 3 4 5 क्रम में होना चाहिए। श्रृंखला अधिगम 2 प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक श्रृंखला अधिगम होते हैं, एक अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम होते हैं। जब अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु के एक क्रम में प्रस्तुत करे तो श्रृंखला अशाब्दिक होता है। और अधिगम है तो जब शिक्षक कोई विषय वस्तु को चित्रों के अन्य या अन्य
दृश्य साधनों को क्रमानुसार किया जाए, जैसे किसी जीव के भ्रूण से वयस्क तक विकास की अवस्था को चित्रों द्वारा क्रम से दिखाना। समझे। आगे लिखा हुआ है आपका शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। लिखा हुआ है जब हम विभिन्न शब्दों को समझ कर अधिगम करते हैं तो उसे हम शाब्दिक साहचर्य अधिगम करते हैं। जैसे भारत की राजधानी पूछे तो नई दिल्ली और भारत की वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई। इसी अधिगम के अंतर्गत पाठ्यक्रम पुस्तकें रटते या स्मरण करते हैं। बहुविधात्मक अधिगम स्तर, जब हम दो या दो से अधिक उत्पकों में अंतर करके अधिगम करते हैं तो उसे बहुविधात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे कनक का दो अर्थ होता है, सोना और धतूरा, तो वही सेल का हिंदी खुशका भी होता है, बैटरी भी होता है। समझे। संप्रदाय अधिगम स्तर, संप्रदाय अधिगम स्तर को सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में केटलर ने उल्लेख किया था, लेकिन जिन्हें ने इसे परिभाषित किया कि संप्रदाय अधिगम स्तर ऐसी अधिगम स्तर को कहते हैं जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका संप्रदाय हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तब उसे हम संप्रदाय अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे हमने कुत्ता के बारे में पढ़ा तो उसके बाद हमारे मस्तिष्क में एक कुत्ता का संप्रदाय का निर्माण होता है। अब सिद्धांत अधिगम स्तर, जब हम विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा अधिगम करते हैं तो उसे सिद्धांत अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे आकर ही गिरती है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण। आते हैं समस्या समाधान अधिगम स्तर, यदि आपके सामने प्रस्तुत होने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान यदि आप अपने बुद्धि चिंतन तथा अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं तो उसे समस्या समाधान अधिगम स्तर कहते हैं। समस्या समाधान अधिगम स्तर अधिगम का सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। निष्कर्ष इसी में से आपको लिखना है कि विपरीत विवरण से स्पष्ट होता है कि अधिगम बिना जीवन संभव नहीं है। अपने लक्ष्य आवश्यकता या जीवन यापन के लिए अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि अधिगम जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। अब आते हैं हम लोग सिद्धांत वाला में। तो देखिए आपका व्यवहारवादी सिद्धांत में आप पढ़ लीजिएगा, स्किनर पढ़ सकते हैं, समझे, आपका आ सकता है। लेकिन हम स्किनर का वीडियो भी डाला हुआ है, समझे, जो PDF लिए होंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ कि लेकिन 2 साल से आपका लगातार पूछ रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका संज्ञानवादी सिद्धांत आ जाए, जिसमें संज्ञानवादी सिद्धांत में आपका कोहलर का सिद्धांत या पूछ दे या गेस्टलवाद सिद्धांत पूछ दे, सब वही चीज़ है। समझे। वही क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि अधिगम किसी एक सिद्धांत का वर्णन करे या व्यवहारवाद के अलावा अधिगम संबंधी किसी एक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कक्षा शिक्षण में इसके अनुप्रयोग को कम से कम 2 उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करें। समझे। अब लिखा हुआ है कि अधिगम को समान बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। हम जानते हैं सीखना किसी मनुष्य की या कोई भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जन्म लेते भी सीखना आरंभ कर देता है। इसमें इंट्रोडक्शन जो लिखे हैं वही इंट्रोडक्शन यहाँ भी आपको हो जाएगा। समझे। वही चीज़ लिखना है कि सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल से प्राप्त होता है। महाभारत काल में वीर अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को नए ज्ञान सीख लिया था। वर्तमान समय में अधिगम का समान अर्थ होता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। जैसे एक बालक जलती हुई मोमबत्ती के लौ छूने से उसका हाथ जल जाता है तो उसके बाद वह बालक जलती हुई मोमबत्ती को नहीं छुएगी, क्योंकि उसे मालूम हो गया है या बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है कि मोमबत्ती के लौ छूने से हमें हाथ जल जाएगा, उसे व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। अब देखिए अधिगम का सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए अधिगम का जो सिद्धांत है तो 2 सिद्धांत मुख्य रूप से पढ़ना है। एक व्यवहारवादी सिद्धांत होता है और एक संज्ञानवादी सिद्धांत होता है, जिसे गेस्टलवादी सिद्धांत कहते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में आपको पढ़ना है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक दिया हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो पॉवलोव दिया हुआ है, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत जो आपका स्किनर दिया हुआ है, पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल दिया हुआ है। और इसमें देखते हैं आपका संज्ञानवादी सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका कोहलर दिया हुआ है, रिक्तता का सिद्धांत आपका मैक्स वर्दीमर दिया है, क्षेत्रवादी सिद्धांत आपका कुर्ट लेविन दिया हुआ है। समझ गए। हम लोग पढ़ेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी बोलते हैं या कोहलर का सिद्धांत बोले, वही चीज़ है। समझे। देखिए इसको आप अच्छा से लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत VVI है, बहुत अच्छा से इसका है। लिखा है प्रतिपादक जो थे इसके वर्दीमर थे, यानी सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके वर्दीमर, लेकिन इसका प्रयोग जो किए थे ना वो कोहलर किए हुए थे। सहयोगी इसका थे कोपका, और जो प्रयोग किया गया था वो चिंपैंजी या वनवासी जिसका नाम था सुल्तान। समझे। इसको ऐसे समझ लीजिए। अब आइए हम लोग आते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए इस सिद्धांत का कुछ उपनाम था, जैसे गेस्टलवाद सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, उसके बाद पूर्णकार सिद्धांत, ये सब इसका उपनाम है। अब देखिए सूझ के सिद्धांत में क्या कहा गया था। सूझ के सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टलवादियों ने किया था। गेस्टलवादियों में प्रमुख मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर ने 1912 ईस्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन इस सिद्धांत का प्रयोग वुल्फगैंग कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत में सहयोगिक रूप में योगदान कोपका ने दिया था। गेस्टल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समकृति, पूर्णाकार या संपूर्णकार। गेस्टलवादियों का मानना है कि प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयत्न या भूल से नहीं सीखता है, बल्कि वह सूझ से सीखता है। अर्थात सूझ का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध करता है।
सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक का कहना है कि परिस्थितियों का अवलोकन करके समस्या के प्रति समझ या हल आता है, उसे सूझ कहते हैं। अब आते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर इसमें प्रयोग क्या किया था? तो कोहलर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन वह अमेरिकी सेना में भी अपना योगदान दिए थे। जब वो अमेरिकी सेना में थे तो वह कैनेडी द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, जो निम्नलिखित है। प्रयोग नंबर 2 प्रयोग किए थे। प्रयोग नंबर 1 है, गेस्टलवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया था। कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक भूखे चिंपांजी को बंद कर दिया और उसे कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए जो कि चिंपांजी के पहुंच के बाहर थे, और उसने कमरे में 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। चिंपांजी केलों को देखकर उछल कूद कर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु वह केलों को प्राप्त करने में अपने को असफल पाता है। कुछ समय बाद वह फर्श पर रखे हुए खाली बक्सों को देखता है, फिर बक्सों को केले के नीचे रखकर केलों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यह उसकी अंतर्दृष्टि या सूझ ही है कि वह बक्से को क्रम में रखकर केलों को प्राप्त कर लिया। प्रयोग नंबर 2, इस प्रयोग में चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में 2 ऐसी छड़ियाँ रख दी जिसे जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जा सकती है, और पिंजरे के बाहर केले रख दिए। चिंपैंजी ने केले को देखकर उछल कूद कर और हाथ बढ़ाकर केले प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। फिर उसकी नज़र छड़ी पर पड़ी, लेकिन केला उससे इतना दूरी रखा था कि किसी एक छड़ी के सहारे उसे खींचा नहीं जा सकता। सुल्तान ने बारी बारी दोनों छड़ियों से केले को खींचने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहा। अचानक उसे सूझ आई, उसने दोनों छड़ी को जोड़ लिया और केला प्राप्त कर लिया। कोहलर के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि या सूझ की आवश्यकता होती है। अब इस निष्कर्ष क्या निकलता है इस मतलब प्रयोग से कि अधिगम या सीखने की प्रकृति संज्ञानवादी है। अधिगम सूझ या अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, न कि अनुबंधन पर। इस प्रकार के अधिगम करते हैं तो अधिगम अस्थायी होता है। इस प्रकार द्वारा गेस्टलवादियों ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास में त्रुटि नहीं करता है, बल्कि मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर अधिगम करता है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूझ का जन्म हुआ। यह अधिगम सूझ द्वारा होता है तथा सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति होना अनिवार्य है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि अधिगम धीरे धीरे नहीं, अचानक होता है। अब सूझ के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, नहीं इसका मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? देखिए, कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र कक्षा में स्वयं किसी समस्या को हल करना सीख सकते हैं। यह सिद्धांत अध्यापकों को मार्गदर्शन करता है कि कक्षा में विषय वस्तु का प्रकृति ऐसा रहे जिससे छात्रों में अंतर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न हो सके। यह सिद्धांत अधिगम को लक्ष्य केंद्रित बनाता है, इसीलिए इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। यह सिद्धांत समस्या को आंशिक रूप से प्रस्तुतिकरण नहीं करता, बल्कि समग्र रूप से करता है। अध्यापकों को पढ़ाई विषय वस्तु का सामान्यीकरण के लिए इस प्रकृति का विभिन्न समस्या का प्रस्तुत होना चाहिए, समझे। तो यूनिट 1 का ये 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा मैक्सिमम। आपका एक तो रहेगा अधिगम वाला। अब देखिए यूनिट 2 में आपका अधिगम का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो रहेगा, यानी अधिगम का स्थानांतरण या इसी को अंतरण कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपका रहेगा फॉरगेटिंग रह सकता है, यानी अधिगम का हस्तांतरण आपका रहने की संभावना है, समझे। और मोटिवेशन थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन हर साल आता है, तो मोटिवेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका वीडियो भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन एम्स में एक आने की संभावना है, लेकिन मोटिवेशन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आने की उसका भी संभावना है, समझे। तो क्या है अधिगम का हस्तांतरण, क्या होता है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, टाइम का भी अभाव है थोड़ा। तो क्या हम जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को कोई चीज़ सीखता है या कोई चीज़ नया कार्य करता है तो उसे लगता है कि इस नवीन कार्य को करने में पहले से सीखे हुए ज्ञान तथा अनुभव काम आ रहा है। यही अधिगम का हस्तांतरण है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जब हम एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को जब हम नवीन ज्ञान सीखने में मदद करता है तो उसे अधिगम का हस्तांतरण कहते हैं। जैसे यदि कोई बालक किसी दुकान पर पैसा संभालने का काम करता है तो वह बालक अपनी कक्षा में जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की संक्रिया को जल्दी सीख लेगा। अब इसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। लिखा, हम जानते हैं कि हस्तांतरण समान अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में हस्तांतरण का अर्थ एकदम अलग है। मनोविज्ञान में सीखने के संदर्भ में हस्तांतरण का अर्थ होता है किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र में ज्ञान अथवा कौशल में सीखने में प्रयोग करना है। प्राय अधिगम के हस्तांतरण को अधिगम अंतरण या सीखने का अंतरण या प्रशिक्षण का अंतरण भी कहा जाता है। विभिन्न मनोविज्ञानियों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं अनुभव के आधार पर अधिगम के हस्तांतरण की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है क्रो एंड क्रो के अनुसार कि अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान जब हम न सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो उसे अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। कालसैनिक के अनुसार डिफिनीशन है कि अधिगम हस्तांतरण वह है जिसमें पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति को दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करते हैं। तीसरा है पीटरसन के अनुसार कि हस्तांतरण
सामान्यीकरण प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। सोरेनसन के अनुसार डिफिनीशन है कि हस्तांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों की दूसरी परिस्थिति में हस्तांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, आदत का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम हस्तांतरण कहलाता है। अब देखिए ट्रांसफर लर्निंग में है टाइप्स ऑफ, मतलब प्रकार है। तो प्रकार में इसमें आता है पहला सकारात्मक या धनात्मक हस्तांतरण, जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान या कौशल में सहायक होता है, उसे सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। समझे, जैसे गणित के ज्ञान को भौतिक के संख्यात्मक समस्या को हल करने में सहायक होता है। कार चलाने के दौरान के कौशल का जीप या ट्रक चलाने के कौशल सीखने में सहायक होता है। साइकिल चलाने के कौशल सीख लेने के बाद मोटरसाइकिल चलाने के कौशल सीखने में सहायक होता है। देखिए नकारात्मक या आपका ऋणात्मक अधिगम स्तर हस्तांतरण क्या होता है? जब एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान या कौशल जब दूसरे क्षेत्र में सीखने में बाधा या भ्रम उत्पन्न करता है, तो उसे हम नकारात्मक अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। जैसे आपका हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन वह संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के होते हैं जो भ्रम उत्पन्न करना है सीखने में। बायोलॉजी में सेल का मतलब कोशिका होता है, वही फिजिक्स में सेल का मतलब बैक्टीरिया सीखने में भ्रम उत्पन्न करता है। अब देखिए क्षैतिज है, तो लिखा है जब किसी एक ही स्तरीय कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब उसी स्तरीय कक्षा के दूसरे क्षेत्र में सीखने में सहायक होता है, तो उसे क्षैतिज हस्तांतरण कहते हैं। कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल उसी कक्षा में विज्ञान विषय में संख्यात्मक समस्या को हल करने में सहायक होता है। अब लंबवत परीक्षण देखते हैं या अधिगम हस्तांतरण। लिखा जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का प्रयोग आगे की अवधि में करता है, तो उसे लंबवत हस्तांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 8 तक में हिंदी व्याकरण के ज्ञान को कक्षा 10 के व्याकरण में सीखने में उपयोग करते थे, उसे लंबयात्मक हस्तांतरण कहते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है कि जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा दूसरे कौशल सीखने में सहायक होता है, तो उसे एक पक्षीय हस्तांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल बाएं हाथ से कपड़ा सिलने में सहायक होता है। समझे, अब बाएं से दाएं नहीं कर सकते हैं। द्विपक्षीय हस्तांतरण क्या होता है कि जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल सीखने में सहायता होता है, उसे द्विपक्षीय। जैसे कोई भी व्यक्ति बाईं ओर से साइकिल पर चढ़ सकता है, तो व्यक्ति दाहिनी ओर से भी साइकिल पर चढ़ सकता है। इसमें एक और लिख दीजिएगा शून्य अधिगम हस्तांतरण, कि वैसा अधिगम हस्तांतरण नहीं लिखा हुआ है कि वैसा अधिगम हस्तांतरण जिसमें एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में सीखने में कोई उपयोग नहीं होता है, तो उसे शून्य अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। समझ गए। अब अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत देखते हैं, समझे, जल्दी करा देते हैं। लिखा है पहला इसमें सिद्धांत है कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। लिखा है हम जानते हैं कि मानसिक शक्तियों के अंतर्गत स्मृति, कल्पना, तर्क, बुद्धि, निर्णय, सोच आदि आता है। मानसिक शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति में जितना ज़्यादा मानसिक शक्ति होगा वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अधिगम का हस्तांतरण करेगा, और जो व्यक्ति में जितना कम मानसिक शक्ति होगा वो व्यक्ति उतना ही कम अधिगम का हस्तांतरण करेगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादन वाल्क थे तथा यह सिद्धांत सबसे प्राचीन तथा अधिगम हस्तांतरण का सबसे प्राचीन से, मतलब मानसिक मतलब जितना मेंटली जो ज़्यादा प्रेपर होगा उसको जल्दी कोई चीज़ को ट्रांसफर कर लेगा। दूसरा समान तत्वों या समरूप तत्वों का सिद्धांत। लिखा है इस सिद्धांत के प्रतिपादक थोंडाइक है। यह सिद्धांत अधिगम हस्तांतरण का सबसे लोकप्रिय एवं श्रेष्ठ सिद्धांत है। थोंडाइक ने इस सिद्धांत में कहा कि कोई भी दो विषय वस्तु में जितना ज़्यादा समानता या समरूपता पाई जाएगी उसे उतना ही ज़्यादा अधिगम हस्तांतरण होगा। जैसे कोई दो व्यक्ति की उनकी रुचि, अभिरुचि, बुद्धि आदि जितना ज़्यादा समरूप होगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अधिगम हस्तांतरण करेगा। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक चार्ल्स जर महोदय है। सामान्यीकरण के सिद्धांत में चार्ल्स जर ने कहा कि किसी भी विषय वस्तु का सामान्यीकरण आप जितना भी उचित तरीके से कर पाते हैं उतना ही अधिक अधिगम हस्तांतरण होगा। तीसरा है आपका चौथा हो गया सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। लिखा है सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत में बताया कि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के तत्व होते हैं, एक समान तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। समान तत्व जब प्राणी में समान रूप से पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट तत्व हर प्राणी में अलग अलग पाया जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जितना विशिष्ट तत्व का निर्माण करता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक अधिगम का हस्तांतरण करता है। आदर्श का सिद्धांत या मूल्यों का सिद्धांत। क्या लिखा? आदर्श का सिद्धांत के प्रतिपादक बागले थे। बागले ने आदर्श के सिद्धांत में बताया कि अधिगम का हस्तांतरण किसी व्यक्ति के अनुभव, ज्ञान इत्यादि से उतना ही होता है जितना उसके हस्तांतरित करने वाले आदर्श मूल्यों से होता है। जैसे कोई शराबी हमें कोई बात बताता है तो हम अपने उसके बातों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वही कोई अध्यापक कोई चीज़ बताता है तो उसे हम बातों को सुनते हैं। अब गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है? गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादक मैक्स मर्दिमर थे।
इसका मानना था कि अंतर्दृष्टि से अनुभव ज्ञान कौशल एक क्षेत्र में हस्तांतरित करता है। अब इसका अर्थ है निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में अधिगम हस्तांतरण की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। अधिगम हस्तांतरण से बच्चों में कोई नवीन चीज़ जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि वह एक क्षेत्र से सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में सीखने के लिए करते हैं। अब आते हैं विस्मृति, फॉरगेटिंग यानी विस्मरण, इसी को भूलना भी कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके यूनिट 2 में। क्वेश्चन विस्मरण या विस्मृति को समान बोलचाल की भाषा में भूलना कहते हैं। हम जानते हैं कि स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। स्मृति और विस्मृति में अंतर इतना है कि स्मृति एक सक्रिय एवं सकारात्मक क्रिया है, यानी उसको हम सक्रिय होकर सीखते हैं, समझे। तो वही विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए स्मृति के साथ साथ विस्मृति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। कोई चीज़ को सीखने की क्रिया के लिए विस्मृति के स्वरूप एवं कारणों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि स्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, विचार को, अनुभव को अपनी चेतना पर नहीं ला पाते हैं। क्योंकि विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, विचार को, अनुभव को अपनी चेतना में नहीं ला पाते हैं, अर्थात याद किए हुए अनुभव, विचार आदि को पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं। विस्मृति मन को आवश्यक बातों से मुक्त कर नवीन, आवश्यक एवं उपयोगी बातों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। अब आते हैं विस्मृति का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है, हम जानते हैं कि विस्मृति अंग्रेजी भाषा के फॉरगेटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भूलना। विस्मृति का समान अर्थ है कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता ही विस्मृति है, अर्थात विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम अपने अनुभव, विचार इत्यादि को अपने चेतना में नहीं ला पाते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं विद्वानों ने स्मृति का निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहला है, मन के अनुसार सीखी हुई बातों को पुनः स्मरण रखने की असफलता ही विस्मृति है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार है कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा हम अपने दुखद अनुभव को अपनी स्मृति से अलग कर देते हैं। तीसरा, ड्रेवर के अनुसार कि पहले सीखी हुई क्रिया को अपने चेतना में वापस लाने की असफलता विस्मृति कहलाता है। भाटिया के अनुसार है कि किसी समय प्रयत्न करने पर कोई पूर्व अनुभव का स्मरण न लाना विस्मरण कहलाता है। वाटसन के अनुसार है कि विस्मरण के कारण व्यक्ति की स्मृति चिन्ह धुंधला या मिट जाता है, जिससे वो कोई चीज़ को स्मरण नहीं कर पाता है। प्रकार देखते हैं, एक सक्रिय विस्मृति होता है, एक निष्क्रिय होता है। देखा, सक्रिय विस्मृति के कारण व्यक्ति स्वयं होता है कि वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है। फ्रायड का कथन यह भी है कि जब हम विस्मृति क्रिया द्वारा अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। निष्क्रिय विस्मृति के कारण व्यक्ति स्वयं नहीं होता है, वह व्यक्ति के प्रयास न करने से वो स्वाभाविक रूप से किसी बात को भूल जाता है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्या कहते हैं विस्मृति के कारण। हम जानते हैं कि विस्मरण सीखने, धारण करने की क्रियाओं में दोष आने के कारण होता है, इसीलिए वे सभी कारण जो सीखने की क्रिया को छीन करते हैं उसे विस्मरण का कारण कहते हैं। पहला है सिद्धांतिकरण, दूसरा है समानकरण। विस्मरण के कारण में सिद्धांतिकरण में आपका आता है अन्याभास का सिद्धांत, अभ्यास नहीं कीजिएगा, बाधा के सिद्धांत, दमन का सिद्धांत। इसमें आता है सीखने के दोषपूर्ण विधि, रुचि एवं ध्यान का अभाव, मानसिक रोग, मस्तिष्क में चोट, समय अवधान, ये सब आता है। अब सैद्धांतिक में आ गया आपका कि विस्मरण क्यों होता है। इसका उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परीक्षणों के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला अन्याभास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि याद हुई विषय वस्तु की यदि हम बहुत दिनों तक अभ्यास नहीं करते हैं तो वो विषय वस्तु भूलने लगते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने यह सिद्ध कर बताया कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे विस्मरण की मात्रा बढ़ती है। अगला है बाधा के सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मूलर, वुडवर्थ इत्यादि मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि सीखी हुई और पुनः स्मरण के मध्य कोई अन्य मानसिक क्रिया की जाती है तो पहले सीखी हुई विषय वस्तु को पुनर्स्मरण में बाधा आती है। दमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड है। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति के अंदर अपमानजनक, दुखद एवं अप्रिय घटना चेतन मन से अचेतन मन में दमित हो जाती है और यह उन्हें भूल जाता है। समान कारण में क्या आता है? विस्मरण के समान कारण निम्नलिखित है। विस्मरण की दोषपूर्ण विधि है। यदि कोई व्यक्ति विषय वस्तु को हम दोषपूर्ण शिक्षण विधि से सीखते हैं तो विषय वस्तु को हम जल्दी भूल जाते हैं। अब आते हैं रुचि और ध्यान का अभाव। जिस विषय को सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं है उस पर वह ध्यान नहीं लगाता है, यानी ऐसी विषय वस्तु को यदि सीख भी लेता है तो थोड़े ही समय उसे विषय वस्तु को भूल जाएगा। मानसिक रोग स्मरण की शक्ति को कमज़ोर कर देता है, जिससे विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगला है मादक वस्तुओं का सेवन। मादक वस्तुओं का सेवन व्यक्ति की मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति याद हुई बातों को भूलने लगता है।
मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क पर घातक चोट लग जाने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह सभी पिछली बात, यहाँ तक कि अपना नाम इत्यादि भी भूल जाता है, जिसे याददाश्त जाना कहते हैं, यानी जिसे कोमा में हम लोग बोलते हैं। अगला है पुनरावृत्ति का अभाव। स्मृति चिन्ह पुनरावृत्ति का अभाव में धूमिल होने लगती है, जिससे याद हुई विषय वस्तु को हम भूल जाते हैं। समयावधान यानी लैप्स ऑफ टाइम। लिखा है सीखने और पुनःस्मरणीय क्रिया के बीच समय जितना अधिक होगा, विस्मरणीय क्रिया उतनी ही अधिक होगी। अब देखते हैं इसका कम करने के क्या क्या उपाय है। पहला है विषय वस्तु की लंबाई विद्यार्थियों की आयु और क्षमता के अनुसार रखनी चाहिए। विषय वस्तु को सीखने का सुखद अनुभव होना चाहिए। एक बार में सीखने की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार अनुकूल होना चाहिए। सीखने वाला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सीखी गई सामग्री को दोहराया जाना चाहिए। लक्ष्य रहित होकर कोई विषय वस्तु को नहीं सीखना चाहिए। कोई विषय वस्तु को सीखने के लिए न्यूनतम शिक्षण विधि का उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि स्मृति तथा विस्मृति दोनों का संबंध अधिगम यानी सीखने से है, और हम ये भी जानते हैं कि विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। इसीलिए वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विस्मृति का भी अध्ययन जरूरी है। विस्मृति मन को आवश्यक बातों से मुक्त कर नवीन आवश्यक एवं उपयोगी बातों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 3 में आपका शिक्षण एकदम VVI क्वेश्चन है और इसकी अवस्था कौन कौन है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षण एक नियोजित या जटिल या आपकी योजनाबद्ध क्रिया कैसे है, ये पढ़ लीजिएगा। और तीसरा आपका शिक्षण कौशल आने की संभावना है। तो 3 क्वेश्चन इसमें हम जल्दी करा देते हैं। तो क्वेश्चन है यूनिट 3 का कि शिक्षण को परिभाषित करते हुए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से बताया। लिखा है समान भाषा में शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है, उसे शिक्षण कहते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जानकारी, ज्ञान या अनुभव प्रदान करता है तो उसे शिक्षण कहते हैं। इस कार्य के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का प्रयोग किया जाता है। जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षण ध्रुवीय प्रक्रिया थी, जिसे छात्र एवं शिक्षक का शिक्षण हो गया, शिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षण ध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा शिक्षण अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिष्य धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया से होता है। अब शिक्षण का संकुचित अर्थ में आते हैं। शिक्षण के संकुचित अर्थ का तात्पर्य स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक छात्र एक निश्चित समय में एक विशिष्ट वातावरण में शिक्षण कराता है। व्यापक अर्थ में आते हैं कि शिक्षण के व्यापक अर्थ से वह सब सम्मिलित किया जाता है जब मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। शिक्षण के व्यापक अर्थ में बालक औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से जीवन भर सीखता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर शिक्षण की निम्नलिखित परिभाषा दी है। गेज के अनुसार कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। स्मिथ के अनुसार है शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। हफ तथा डक्कन के अनुसार डेफिनेशन है शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन। मॉरिसन के अनुसार डेफिनेशन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। समझे? और डेफिनेशन है देख लीजिए। अब शिक्षण की प्रकृति में विशेषता देखते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। समझ गए? शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया, बिना भाषा का आप शिक्षण नहीं करा सकते हैं। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया, शिक्षण अंतःक्रिया है। अब शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं, वैसे ही शिक्षण के उद्देश्य भी परिवर्तनशील होते हैं। अब कौन कौन है? बालकों से सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने योग्य बनाना, बालक को उनके जीवन संबंधी उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, बालक के मानसिक क्षमता का विकास करना, स्वावलंबन एवं व्यक्तित्व का विकास करना, शारीरिक स्वस्थ एवं रहन सहन का विकास करना, बच्चों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास करना। शिक्षण का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जिससे बालक सीखने के लिए प्रेरित हो। अब शिक्षण के दौरान क्या करें? शिक्षण से पूर्व योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाए। शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास करें। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे। बच्चों को अपने अनुभवों, कठिनाइयों का व्यक्त करने का मौका दे। बच्चे के अच्छे कार्यों की सराहना पूरी कक्षा के सामने कर उन्हें प्रोत्साहित करें।
आकलन करने के बाद बच्चों की त्रुटियों कमियों पर सकारात्मक फीडबैक दें। बच्चों को बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षण कराते समय दैनिक जीवन में जुड़ी घटनाओं को ध्यान देकर व्याख्या करें। आते हैं शिक्षण कराते समय क्या न करें। बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य न करें। कक्षा में कभी भी क्रोध न करें। किसी बच्चों के संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक न बनने दें। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने उसे हतोत्साहित न करें। आपका कोई भी कार्य व्यवहार शिक्षा की गरिमा का विरुद्ध न हो। बच्चों के मध्य किसी भी का भेदभाव न करें। अब शिक्षण की अवस्था देखिए, शिक्षण की 3 अवस्था होती है। शिक्षण से पहले की अवस्था, शिक्षण के अंतर क्रिया अवस्था और शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। लिखा है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता है। लिखा है शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ने के लिए तैयार करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। समझे, शिक्षक की पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहते हैं। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करना और निर्धारण करना। शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने अध्यापन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। शिक्षक अपना शिक्षण उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान, व्यवहार, अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यता आदि के आधार पर बनाता है। पाठ्यवस्तु का चुनाव है। जब शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है तो वह निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्यवस्तु का चयन करता है। शिक्षक पाठ्यवस्तु के चयन के समय वह कक्षा भाषा के साथ साथ छात्रों के स्तर आदि का भी ध्यान रखता है। तीसरा है शिक्षण युक्तियों का चुनाव करना। शिक्षण को कक्षा में जाने से पहले इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए कि पाठ्यवस्तु को किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के समय कौन सी शिक्षण विधि प्रविधि का प्रयोग करना है। बात है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में। लिखा है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में वे सभी व्यवहार क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसका उपयोग शिक्षण कक्ष में करना होता है। यह सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करने के समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र आमने सामने रहते हैं और शिक्षक पाठ के विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख क्रिया निम्नलिखित है। कक्षा के आकार की अनुभूति। शिक्षक जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है तो वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों की एक सरसरी निगाह से नज़र डालता है जिससे उसे पता चल जाता है कि कक्षा में अच्छे एवं कमजोर छात्र कहाँ कहाँ बैठे हैं। इस प्रकार वह कक्षा में भौतिक नियोजन कर लेता है। अधिगमकर्ता का निदान। इसमें शिक्षक अधिगमकर्ता यानी छात्रों की समस्या को अवगत होता है। तीसरा है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। शिक्षण में इसका संबंध उन क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं से होता है जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य चलती है। अर्थात जब शिक्षक कुछ क्रियाओं करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अथवा जब विद्यार्थी कुछ क्रिया करते हैं तो शिक्षक उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार शिक्षण के अंदर क्रिया चलती है। शिक्षण युक्तियों का विस्तार। शिक्षक कक्षा में छात्रों को नया ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है। अब आते हैं शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में। इसमें होता है आपका लिखा है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था वैसी अवस्था है जिसमें शिक्षक अपना शिक्षण कार्य पानी थोड़ा पीने दीजिए। जिसमें शिक्षक अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेता है तब वह जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है उसने पढ़ाया उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ है, छात्रों में कौन सा व्यवहार में परिवर्तन आया है। मुख्यतः यह अवस्था छात्रों के मूल्यांकन संबंधित है। इस अवस्था में निम्न क्रिया शामिल होती है। पहला, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन। शिक्षक जो पाठ का शिक्षण करवाया है उसके समाप्ति के बाद शिक्षक यह जानना चाहता है कि छात्र को कितना जानकारी हुआ है। इसके लिए वह परीक्षण विधियों का चयन करता है और मूल्यांकन करता है। प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियों तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षक मूल्यांकन से जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण की नीतियों, योजनाओं तथा प्रविधियों आदि में सुधार करता है और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करता है। समझ गए। अब निष्कर्ष में लिखा है उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानते हैं कि बिना शिक्षण के कोई भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब देखिए हम लोग आते हैं शिक्षण एक योजनाबद्ध एवं नियोजित गतिविधि है। अपने शब्दों में बताइए। समझे, ये VVI क्वेश्चन है, ये जटिल बोले वही चीज़ है। समझे, लिखा है हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा यूनिट 3 में ही आएगा। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली अथवा वर्तमान समय की शिक्षण प्रक्रिया नियोजित या योजनाबद्ध भी होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है।
किसी भी कार्य की सफलता उसके योजनाबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। कार्य संपादन प्रक्रिया जितना सुनियोजित होगी, उस कार्य के उतने ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य भविष्य में होने वाली किसी आवश्यकता अथवा किसी स्थिति की व्याख्या करना एवं उनका निर्धारण करना है। इस प्रकार के नियोजन से भविष्य में होने वाली किसी आकस्मिक घटनाओं का आभास किया जा सकता है, जिससे उसे हल करने में अधिक समय न हो। अर्थात शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तत्वों जैसे विद्यार्थियों की संख्या, उनके प्रकार तथा उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके दी जाने वाली सुविधा के विस्तार का आभास करना तथा यथासंभव उनका पूर्वानुमान लगाना। समझे। अब देखिए लिखा है शैक्षिक नियोजन का क्या अर्थ है, समझे, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। लिखा है शैक्षिक नियोजन का अर्थ शैक्षिक कार्यों को ऐसी व्यवहार देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामान का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके, उसे शैक्षिक नियोजन कहते हैं। यानी उसका कैसे हमको उपयोग करना है वो है, समझे। शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग इस प्रकार करना है कि एक नियोजित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अब देखते हैं वर्तमान समय में छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण का नियोजित होना आवश्यक है, समझे। अब देखिए शिक्षण एक नियोजित गतिविधि है, यानी प्लान एक्टिविटी है, जटिल है, वही चीज़ है, समझे। किसी कार्य के क्रमानुसार एवं सफलतापूर्वक करते हुए उद्देश्य को प्राप्त करने को योजना कहते हैं और इस पूर्ण प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से कार्य सरल एवं नियमित होता है और इस प्रकार योजना बनाकर कार्य करने से उस प्रकार की रूपरेखा में निर्देशन मिलता है। देखिए अब नियोजन दो प्रकार से होता है, पहले चयन करते हैं फिर उसका विभाजन करते हैं। लेकिन शिक्षण कराते समय विषय वस्तु हेतु पाठ नियोजन का होना अति आवश्यक है, अतः चयन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए पाठ नियोजन करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पामर के अनुसार कि हमें विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए उन लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए जो नियोजन की प्रक्रिया में सरल बना दे। अब विभाजन में क्या है कि विभाजन से अभिप्राय विषय वस्तु को उचित सोपानों में विभक्त करना है, जिसके द्वारा विषय वस्तु अत्यंत सरल एवं स्पष्ट बन जाए। इस माध्यम से विषय वस्तु चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, उसे छोटे छोटे लघु पदों में विभक्त करना अपने आसानी से समझा पढ़ा जा सकता है। अब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पामर के अनुसार है कि विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विषय वस्तु को अत्यंत सरल एवं स्पष्ट बनाती है। समझ गए। अब शिक्षण का नियोजन पर क्या प्रभाव है। शिक्षण के नियोजन हो जाने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है, अतः उसे क्या लिखा है, बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है अतः उसे करके सीखने का अवसर दिया जाता है। समझे। क्या हम जानते हैं कि बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री सदैव इस बात पर बल देते हैं कि बालक के शरीर का एवं मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसकी किसी बात को भली प्रकार सिखाया जा सकता है। प्रोवेल का कथन है कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, अतः जहाँ तक संभव हो सके उसे करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना। हम जानते हैं कि प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति पर तक चलती है। प्रेरित हो जाने के पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है, जिससे वो अपने आप कार्य में रुचि लेने लगता है। तीसरा है आपका बालक के सिखाई जाने वाली बातों का संबंध उसके जीवन के अनुभव से होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जीवन एक निरंतर अनुभव है। हम प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं और इन अनुभवों में से केवल वे ही अस्थायी हो जाते हैं जिनका संबंध पिछले अनुभव से होता है। अतः बालक के अनुभव का उसके पुराने अनुभव से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बालक नए अनुभव या ज्ञान को सरलता एवं सुगमता से सीख कर उसको अपने जीवन का अस्थायी अंग बना लेता है। अब आते हैं चौथा, शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ विषय का पूर्ण नियोजन करना चाहिए। हम जानते हैं कि कुशल नियोजन का आधार नियोजन है, तथा किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे उसमें क्या पढ़ाना है, कि किस विधि से पढ़ाना है, किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना है और संभावित समस्याओं को किस प्रकार हल करना है। अगला है बालक की योग्यता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी बातों पर चयन करना। हम जानते हैं कि शिक्षक किसी भी बात से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को बालक को 40 से 45 मिनट की अवधि में नहीं प्रदान कर सकता है, अतः शिक्षक के लिए चयन करना आवश्यक हो जाता है कि क्या और कितना पढ़ाए। हम निष्कर्ष आ गया कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण का नियोजित होना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि शिक्षण को नियोजित करने में शिक्षण का सरल एवं नियोजित हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षण की सफलता का आधार नियोजन है, अतः शिक्षण को सफल बनाने के पाठ विषय का पूर्व नियोजन आवश्यक है। अब आते हैं शिक्षण कौशल में। ये यूनिट 3 में ही आपका पूछा जा सकता है, तो जल्दी से कर देते हैं। उसके बाद 2 यूनिट बचेगा, 4 और 5, वो भी आपका हो जाएगा। अब आते हैं शिक्षण हम लोग कौशल में।
लिखा है हम जानते हैं कि शिक्षण कला है तो वही अधिगम विज्ञान है। इसीलिए वर्तमान समय में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं ऐसे, जिसमें उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है और अध्यापक इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। जिस प्रकार एक सैनिक या योद्धा को युद्ध क्षेत्र में हथियार चलाने के सभी कौशलों में निपुण होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सफल शिक्षक होने के लिए शिक्षण कौशलों की जानकारी होना आवश्यक है। अतः एक अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों का संप्रत्यय को समझे, उनकी अवधारणाओं से परिचित हो और उन शिक्षण कौशलों पर उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वो एक सफल, निपुण, प्रभावी शिक्षक बन सकता है। समझे। शिक्षण कौशल का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ है शिक्षण कौशल का अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्य के व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल होता है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्वलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं, जिसके द्वारा वे अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिपूर्ण बना सके। इन्हीं संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल कहा जाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर शिक्षण कौशल की निम्न परिभाषा दी है। पहला बीके पासी के अनुसार शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता देता है। दूसरा है वाइट के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा के अंतर क्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जिससे सीखने में सुगमता प्रदान होती है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है। एल गज के अनुसार है कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं और विधियां है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने के लिए करता है। अगला है आनंद राज के अनुसार कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य कराते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। अब शिक्षण कौशल की विशेषता है कि शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाते हैं। शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अब इसके प्रकार में आते हैं कौन कौन शिक्षण कौशल होता है, समझे। पहला आता है प्रस्तावना कौशल। लिखा है किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होता है, अर्थात किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए। प्रस्तावना से तात्पर्य विषय वस्तु की समान जानकारी से होता है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है और इनके बाद उसके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण कराता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाए। जैसे भारत देश पाठ पढ़ाना है तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए, यह किस देश का मानचित्र है, हम किस देश में रहते हैं। अगला है कक्षा का प्रबंधन कौशल। लिखा है कक्षा में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रही, इन सब का प्रबंध करना कक्षा प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट कौशल क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर चौक द्वारा 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक होता है। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखना चाहिए वो स्वच्छ, स्पष्ट एवं सीधी लाइन में लिखना चाहिए। उद्दीपक परिवर्तन कौशल कि छात्रों का ध्यान टॉपिक पर बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर के संचालन, अपने हाव भाव में परिवर्तन, स्वर में उतार चढ़ाव, छात्र शिक्षक की अंतःक्रिया में परिवर्तन आदि करता है। यह सब क्रियाएं उद्दीपक परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। समझ गए। पुनर्वलन कौशल क्या होता है? किसी ऐसे पुनर्वलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पुनर्वलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे, तो ये पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्वलन देना। अगला खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा है तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान से अपने टॉपिक को जोड़ सके। अगला है उद्देश्य कौशल। हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए कक्ष में शिक्षक द्वारा
जो कुछ भी पढ़ाया जा सके उसका एक अपना निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इससे ही उद्देश्य कौशल कहते हैं। दृष्टांत या उदाहरण कौशल, यदि कोई टॉपिक बच्चों की समझ में न आ रहा है तो उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना या दिखाना। जैसे किसी कहानी के माध्यम से कोई चित्र, मानचित्र, वास्तविक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण प्रयोग करना सिखाना, जिससे बच्चों को करके सीखने की रुचि उत्पन्न हो सके। व्याख्यान कौशल, हम जानते हैं कि व्याख्यान कौशल बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होती है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल, इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य शब्द सहायक सामग्री का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आता है। आप जो भी सहायक सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वे पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण तथा सस्ती हो। निष्कर्ष में लिखा उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक में शिक्षण कौशलों की होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षण कौशल का शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशील नहीं हो सकता है। जिस प्रकार एक सैनिक को युद्ध क्षेत्र में हथियार चलाने के सभी कौशलों का निपुण होना चाहिए, वैसे ही टीचर को होना चाहिए, जोड़ लीजिएगा। अब देखिए यूनिट 4 में आपका पाठ जो आएगा, क्योंकि इकाई जो पूछ दिया है और एक माइक्रो टीचिंग पढ़ा देंगे, समझे। और उसमें आप लोग एक पढ़ लीजिएगा कि विविधतापूर्ण कक्षा में शिक्षक को कौन कौन सी समस्या होती है। उसका हो सकता है तो हम कल डाल देंगे वीडियो, विविधतापूर्ण कक्षा में कौन कौन से दिक्कत होती है शिक्षक को, समझे। तो लिखा है पाठ योजना क्या है, इसकी आवश्यकता हम विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। लिखा है पाठ योजना कक्षा की वह पूर्व लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। हम जानते हैं कि शिक्षण के लिए एक योजना बनना अध्यापक के दैनिक क्रियाकलाप का एक भाग है। एक दैनिक पाठ योजना शिक्षक द्वारा कक्षा सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित की जाती है। पाठ योजना अध्यापक का लिखित कथन है जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान, ज्ञान की मात्रा, अवधि, विषय, उपकरण, ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य एवं गृह कार्य का वर्णन होता है। पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देता है, बल्कि शिक्षक को शिक्षण की राह पर लगाए रखती है। पाठ योजना के माध्यम से ही कक्षा नियंत्रण में रहता है, समझे। इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। अब आते हैं पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा पाठ योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें विषय वस्तु के छोटी इकाई के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार एक ऐसी लिखित रूपरेखा है जिसे वह निश्चित कालांश एवं समय में पूर्ण करता है। अर्थात पाठ योजना कक्षा में पढ़ाने से पूर्व की योजना है जिसमें शिक्षक कक्षा के समय निश्चित समय में पढ़ाने के लिए उस योजना का प्रयोग करता है। अब देखिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क चिंतन का निम्नलिखित परिभाषा दिया है। शिप्सन के अनुसार डेफिनेशन है कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। बिनिंग और बिनिंग के अनुसार डेफिनेशन है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। बॉक्सिंग के अनुसार डेफिनेशन है कि पाठ योजना से परिप्राय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिसके द्वारा वे उद्देश्यों के एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। एम.एन. चौधरी के अनुसार डेफिनेशन है किसी विषय को पढ़ाने तो उस विषय से संबंधित वस्तु की रूपरेखा तैयार करना पाठ योजना कहलाता है, जो शिक्षण से पूर्व की तैयारी है। गुड्स के अनुसार डेफिनेशन है कि पाठ योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका या बाहरी रूपरेखा जिससे शिक्षण में पूर्व बनाया जाता है, समझे। अब आवश्यकता या महत्व देखते हैं क्यों है। क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि शिक्षक के लिए पाठ योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट का होना आवश्यक है, समझे। अब क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण करने चाहिए या एक पाठ योजना बनाते हैं किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ करेंगे ये सब उसकी आवश्यकता महत्व लिख देंगे। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ योजना अत्यंत आवश्यक है, अतः निम्न कारणों से पाठ योजना की आवश्यकता होती है। पाठ योजना नियंत्रण तथा प्रेरणा एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण कार्य को निश्चित सीमा में रखकर शिक्षक के समय एवं श्रम की बचत करती है। अगला है तीसरा, यह कक्षा शिक्षण को अव्यवस्था एवं विचारहीनता से दूर रखकर सफल बनाती है, समझ गए। तीसरा है, पाठ योजना बालकों को पूरा ज्ञान देता है जिस प्रकार लिखा पाठ योजना बालकों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को निर्माण करता है, समझिए, लिख लीजिएगा। अगला है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ को सरल, स्पष्ट तथा रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक होता है। पाठ योजना के द्वारा विद्यार्थी की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। पाठ योजना अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक को शैक्षणिक क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। पाठ योजना शिक्षण कार्य से नियमित, नियोजित एवं व्यवस्थित करती है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि कक्षा में शैक्षणिक क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना, निर्धारित पाठ वस्तु के सभी तत्वों का विवेचना करना, प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना, कक्षा शिक्षण की समय शिक्षण
विस्मृति की संभावना कम करना। समझे। अब इसकी शर्त क्या है सफलता का, तो विषय सामग्री का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, बालक की रुचि, क्षमता, विभिन्नता एवं आवश्यकताओं का ज्ञान होगा तब ना बनाइएगा अच्छा से। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो सर्वोत्तम विधि का चयन कर सके। शिक्षक को शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधारों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य योजना की तैयारी से पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान की जानकारी होना चाहिए ताकि वह उचित शिक्षण सामग्री का चयन कर सके। अब आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता क्या है, यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। पाठ्य योजना शिक्षक को उचित मार्गदर्शन देती है। पाठ्य योजना समयानुकूल एवं क्रमबद्ध होती है। एक समय में हमें क्या पढ़ाना है इसका संपूर्ण प्रारूप इस योजना में स्पष्ट होता है, वो पाठ्य योजना होता है। पाठ्य योजना से पता चलता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। पाठ्य योजना लिखित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ्य योजना लचीली होनी चाहिए तथा परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। पाठ्य योजना में भाषा की सरलता स्पष्ट होनी चाहिए। आदर्श पाठ्य योजना विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ्य योजना के बोधात्मक एवं विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग होता है। पाठ्य योजना की रूपरेखा हम लोग देखते हैं। पहला है आपका समान सूचना, यानी रूपरेखा पूछेगा, फॉर्मेट पूछेगा, उसका प्रारूप पूछेगा, तो उसमें क्या क्या आता है तो देख लीजिए। पहला है आपका समान सूचना, इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ को शीर्षक, कक्षा, क्लास, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाता है। समझे। जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उसका नाम भी अवश्य लिखना चाहिए। समझे। दूसरा है समान जानकारी। दूसरा होता है समान उद्देश्य। पाठ्य योजना में समान उद्देश्य विषय के उद्देश्य में लिखा जाता है। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य, इसमें प्रकरण के उद्देश्य को लिखा जाता है। शिक्षण बिंदु, इसमें लिखा जाता है कि आपको कितना शिक्षण बिंदु पढ़ाना है। समझे। जैसे जल आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम 2 शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। जल क्या है, जल के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण को सरल रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट, मॉडल। समझे। पूर्व ज्ञान, इसके बाद आता है छठा पूर्व ज्ञान के अध्यापक पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पाठ को प्रारंभ करता है। उसके बाद प्रस्तावना आता है। फिर उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आता है, तब प्रस्तुति उल्टा लिखा गया है। प्रस्तावना 7 नंबर के बाद कौन आता है आपका 8 नंबर में, तो आपका उद्देश्य कथन आता है और 9 नंबर में आपका प्रस्तुतिकरण रहता है। समझे। तो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। 8वां आपका होता है उद्देश्य कथन, कि शिक्षक समस्यात्मक प्रश्न के बाद यह घोषणा करता है कि वो कक्षा में किस प्रकरण पर शिक्षण कराएगा। प्रस्तुतिकरण में होता है कि पाठ्य योजना के इस भाग में छात्रों के सामने नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बोध प्रश्न होता है, फिर मूल्यांकन आता है, फिर गृह कार्य आता है। देखिए अब एगो चीज़ आप कर लीजिएगा, पाठ्य योजना का फॉर्मेट जो बनाए हुए हम बनाए हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिएगा पाठ्य योजना। आप केमिस्ट्री का या हिस्ट्री का या मैथ का देख लीजिएगा, मैथ लेसन प्लान लिखिएगा और आनंद वाला लिखिएगा तो एक बार में आ जाएगा। फॉर्मेट देख लीजिएगा आपको सब। केमिस्ट्री वाला बहुत आसान है, उसको आप देख लीजिएगा। समझे। आपको वो चीज़ हो जाएगा। आप किस चीज़ को ध्यान देंगे। समझिए ये चीज़ आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जानते हैं कि शिक्षण की कुशलता एवं सफलता बहुत हद तक पाठ्य योजना के निर्माण पर भी निर्भर करता है। अतः पाठ्य योजना बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता पर क्षमताओं को जान लेना चाहिए। पाठ्य योजना के निर्माण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की जाने हेतु स्थान देना चाहिए। पाठ्य योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की जानकारी शिक्षकों को जरूर होना चाहिए। अध्यापक को पाठ के लिए आवश्यक सामग्री का निदान तथा उसके प्रयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को समय का पूरा ध्यान देना चाहिए। अब इसका लाभ क्या है समझे, हानि क्या है देख लीजिएगा। पाठ्य योजना कक्षा कार्य को निश्चित करके अध्यापक को विषय पद से विचलित नहीं होने देता है। पाठ्य योजना सर्वोत्तम शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न कर शिक्षण में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में समन्वय एवं सामंजस्य उत्पन्न करता है। पाठ्य योजना से यह भी लाभ है कि यह उत्तम शिक्षण में अपना योगदान देता है, उत्तम शिक्षक का निर्माण भी करता है। पाठ्य योजना प्रत्येक पाठ को सर्वोत्तम ढंग से पढ़ाने का आश्वासन देते हुए शिक्षक के शिक्षण योग्यता में वृद्धि करता है। इसका हानि क्या है, पाठ्य योजना में छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता, आवश्यकता एवं क्षमताओं पर पूर्ण ध्यान नहीं देता है। पाठ्य योजना में छात्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। पाठ्य योजना पूर्ण रूप से व्यापक नहीं होता है। अब देखिए उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति होने के कारण पाठ्य योजना का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पाठ्य योजना का पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि पाठ्य योजना के समय एवं पदों की क्रमबद्धता का पता चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षा होने के कारण पाठ्य योजना शिक्षण छात्र के लिए रामबाण का काम करता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लेते हैं, आप लोग विविधता वाला पढ़ लीजिएगा, वो आ सकता है। देखिए सहायक अधिगम सामग्री पूछे या
आपका अधिगम शिक्षण सहायक पूछ दिया है, लेकिन पूछ दे तो उसको आप लिख सकते हैं। अधिगम सहायक सामग्री आप लोग जान ही रहा है, जो दृश्य शब्द सामग्री आता है, सर्व सामग्री, दृश्य आता है, दृश्य शब्द सामग्री, ये सब आता है, उसको लिख लीजिएगा, समझे। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। लिखा है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन एवं नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में D.W. एलेन, रॉबर्ट एन बुश तथा कीथ एचिसन ने सन 1963 ईस्वी में किया, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के विकास में D.W. एलेन का महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए D.W. एलेन को सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहते हैं। भारत में 1967 ईस्वी में इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर D.D. तिवारी ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात 1975 ईस्वी में NCERT तथा इंदौर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए गए। डॉक्टर B.K. पासी, प्रोफेसर M.B. बूच तथा प्रोफेसर R. दास ने सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय परिस्थितियों में अनुरूप एवं आवश्यक सुधार किया और सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान का विकास किया। समझे, मतलब भारतीय अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों के व्यवहार में सुधार लाना है। इसका अर्थ में परिभाषा देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है सूक्ष्म शिक्षक एक ऐसी शिक्षण होगा, सूक्ष्म शिक्षक नहीं होगा, शिक्षण होगा। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उसे लघु रूप देती है एवं शिक्षण कौशलों तथा निपुणता के उन्नयन के लिए कार्य करती है। दूसरा अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का एक लघु रूप है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार एवं कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। A.W.D. एलेन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। अब है B.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली परिविधि है। B.K. पासी के अनुसार डिफिनेशन सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि हेतु छोटे समूह को एक संप्रदाय पढ़ाता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। यह छात्राध्यापक के व्यवहार पर केंद्रित विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण को सरल बनाती है। इस प्रकार के शिक्षण विधि में एक समय में एक ही कौशल विकास किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण विधि से समय की बचत होती है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा छात्राध्यापक अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। समझे, सूक्ष्म शिक्षण में समय का अवधि भी कम दिया जाता है, लगभग 5 से 10 मिनट। समझे, 1 मिनट के थोड़ा आराम करने दो, माथा दर्द करने लगा। 1 मिनट तो 1 मिनट। लिखा हुआ है कि 5 रखी जाती है, स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में समय का अवधि भी कम दिया जाता है। अब इसका आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग या डिस्क्रिप्शन जो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रकाशन है में एलेन और यान ने सूक्ष्म शिक्षण को अग्रलिखित 5 आधारभूत सिद्धांत पर आधारित बताया। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इसमें समान कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम किया जाता है, जैसे विषय वस्तु, शिक्षण अवधि एवं छात्र की संख्या। इसमें एक समय में एक शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण और बल दिया जाता है। इसमें शिक्षण कौशल का वांछित अभ्यास कराया जाता है। इसमें प्रतिपुष्टि का समुचित उपयोग होता है। अब चक्र देखते हैं, इसका 6 चक्र होता है। पढ़ाई योजना, पाठ योजना, पढ़ाई कराना, फीडबैक, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः शिक्षण कराना। यानी पढ़ाई योजना यानी शिक्षण हो जाएगा दूसरा का जो पढ़ाई करना लिखा हुआ है, लास्ट में पुनः फीडबैक। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। पाठ लेना, इसे शिक्षक पहले से तैयार कर कक्षा में आता है। शिक्षण 6 मिनट का होता है। फीडबैक 6 मिनट का होता है। पुनः योजना बनाना 12 मिनट का होता है। पुनः शिक्षण कराना 6 मिनट होता है। पुनः फीडबैक 6 मिनट का होता है। यही चक्र आपका होता है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एवं सोपान। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया सामान्यतः निम्न सोपानों में की जाती है। प्रथम सोपान पाठ योजना निर्माण। छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना, व्याख्यान करना, प्रश्न पूछना आदि किसी एक मतलब ये सब चीज़ आपका किसमें आता है, पाठ योजना निर्माण में। द्वितीय में आता है कक्षा शिक्षण, यानी इसमें आप 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं। समझे। तीसरा है आपका प्रतिपुष्टि, जो चीज़ आप पढ़ाए हुए हैं उसको क्या होता है कि स्वयं आप रिकॉर्ड के माध्यम से, इस चीज़ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्रतिपुष्टि देख सकते हैं, या कोई आपका सहपाठी इसमें आपको बताएगा। समझे, इसमें लिखा भी है, पढ़ लीजिएगा।
कि छात्र तथ्यात्मक पढ़ाया ये हो गया। उसके बाद चौथा होता है आपका पुनः पाठ, जो पढ़ाया जो कमी रह गया फिर आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, री लेसन प्लानिंग। पुनः शिक्षण यानी री टीचिंग होता है, फिर आपको पढ़ाया जाता है और फिर आपको प्रतिपुष्टि दिया जाता है। अब कौशल है, ये आपको पढ़ा दिए शिक्षण कौशल में वही कौशल आपको पढ़ना है, तो ये पढ़ा दिए तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, वही चीज़ है आपका यहाँ लिखा है ना, देख लीजिए वही चीज़ है। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण एक बार में एक ही कौशल का विकास होता है, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल हो गया, छात्र सहभागिता वही कक्षा प्रबंधन कौशल हो गया, उद्देश्य कथन हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, पुनर्वलन कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, श्यामपट कौशल हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया, पुनः ये सब आपको बता दिए हैं, समझे। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में, जो लास्ट यूनिट है, समझे। ये तो आपका हो गया। हम लोग अब बताते हैं लास्ट यूनिट में आपका जो आपका यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट, जिसमें आपका देखिए हम CMI पढ़ाएंगे और इसमें आपको पढ़ाएंगे आपको अभिकर्मित अनुदेशन 2 पढ़ाएंगे, समझे। और देखिए इसमें देखिए और कोई भी क्वेश्चन पाँचों कोई भी आए यूनिट में, कोर्स 3 का कल एग्जाम है, क्वेश्चन को रिलेट के छोड़ के नहीं है, 5 क्वेश्चन लिखेगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा, समझे। छोड़ दीजिएगा अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, समझे। तो हम 2 इसमें क्वेश्चन देखेंगे आपको कि कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन CMI, और एक देखेंगे हम लोग अभिकर्मित अनुदेशन, समझे। लिखा है हम जानते हैं CMI है आपका कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन। लिखा है हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का युग है, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण छात्रों की आवश्यकता व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखकर करवाया जाए, समझे। कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन एक व्यक्तिगत अनुदेशन है। व्यक्तिगत अनुदेशन वैसे अनुदेशन है जिसमें छात्र के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन का अभिप्राय कंप्यूटर प्रोग्रामों से होता है जिसे अनुदेशक या विशेष अध्यापक अनुदेशात्मक उद्देश्यों के प्रभावपूर्ण उपलब्धि हेतु उपयोग में लाते हैं। कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के मदद से अनुदेशन संबंधी बातों का उचित प्रवर्धन होता है। इसमें आवश्यकता, रुचि, व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखकर कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्राप्त करने हेतु ऐसी योजना तथा प्रारूप तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से बहुत सारे अध्येता एक ही समय में अपनी अपनी गति से अपनी रुचि एवं योग्यता व्यक्तिगत अनुदेशन पाते हैं, समझे। आते हैं व्यक्तिगत प्रबंधित अनुदेशन का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन का समान अर्थ है कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित करना। कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन के अंतर्गत कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी CAI का प्रयोग किया जाता है। CAI कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को शिक्षक के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे माध्यमिक स्तर का एक छात्र कंप्यूटर में लगाए गए किसी CAI में भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन करे तो CAI कंप्यूटर के पर्दों मॉनिटर पर भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न हल करने के लिए देगा। छात्र इस प्रश्न का यदि सही उत्तर देगा तो CAI उसे अगला प्रश्न हल करने में देगा, किंतु यदि छात्र उत्तर गलत कर दिया तो यह CAI अभ्यास के लिए एक मिलता जुलता सवाल हल करने के लिए देगा। अतः CAI एक शिक्षक के रूप में कार्य करता हुआ चला जाएगा और अंत में छात्र का प्रगति पथ भी छाप कर देगा। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। CMI कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो छात्रों को लेखों, पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की अध्ययन सामग्री को पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को प्रबंधित करने में भी सहायता देता है। तो इस प्रकार अनुदेशन को कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन कहते हैं। अब कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की वैसी युक्ति है, इसमें कंप्यूटर अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के तथा अधिगम हेतु विभिन्न स्रोतों को व्यक्तिगत करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन कहते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। CMI एक प्रवर्धनीय व्यवस्थापिक युक्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा है CMI निर्धारित समय बाद विद्यार्थियों की निष्पत्ति को देखती है। CMI निष्पत्ति में सुधार हेतु नवीनतम युक्तियों को बनाने में मदद करती है। CMI व्यक्तिगत एवं सामयिक निष्पत्ति डाटा को रिकॉर्ड करती है। CMI विद्यार्थियों को प्रशिक्षण में सहायता देती है। CMI से अधिगम में सहायक स्रोतों को इकट्ठा करने में सहायता देती है। CMI को इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय कहते हैं क्योंकि इसमें अधिगम सामग्री को दूर दूर तक भेज सकते हैं। CMI विधि द्वारा शिक्षक पाठ्यक्रम तथा मापन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य भी सफलतापूर्वक कर लेता है। अब आते हैं कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन की शैक्षिक उपयोग। यह विधि योग्य एवं कुशल शिक्षकों की कमी की समस्या को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए बहुत उपयुक्त है। CMI शिक्षकों और छात्रों के लिए सूचनाओं का विशाल भंडार है। CMI छात्रों को स्वयं अधिगम के अवसर प्रदान करती है। CMI में त्रिआयामी प्रभाव के से मॉडल, चित्र, वस्तुओं तथा अन्य सामग्री को वास्तविक अनुभूति कराई जा सकती है। CMI उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण दोनों में उपयोगी है।
CMI विधि द्वारा किए गए शिक्षण को एक कुशल शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षक के समतुल्य माना जाता है। CMI विधि अनेक जटिल एवं रसमय कुश्तियों को सुलझाने के लिए बहुत उपयोगी है। CMI के माध्यम से लेख, सूचनाएं आदि बिना अधिक धन व्यय किए अविलंब दूर दूर तक भेजी जा सकती है। कंप्यूटर CD या मेमोरी में उपलब्ध ग्राफिक एवं एनिमेशन के द्वारा उबाऊ व्याख्यानों के स्थान पर मनोरंजक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। CMI विधि में कंप्यूटर की ईमेल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि सुविधाओं का लाभ शिक्षण में किया जा सकता है। CMI विधि में मल्टीमीडिया के प्रभाव से भाषा शिक्षण को सुगम बनाया जा सकता है। अब आते हैं इसका क्रियाविधि कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर की भूमिका होती है। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक छात्र के लिए पाठ्य विषय पर विचार करके समुचित रूप से प्रोग्राम किया हुआ कंप्यूटर छात्र के सामने उपलब्ध कराता है, जिसके बाद छात्र कंप्यूटर में फीड किए हुए प्रोग्राम के अनुसार विषय वस्तु का अध्ययन कंप्यूटर के माध्यम से करता है। अध्ययन के उपरांत कंप्यूटर छात्र को अर्जित अधिगम के परीक्षण के लिए टेस्ट देता है। यदि छात्र प्रश्नों को सही उत्तर देता है तो उसके सामने कंप्यूटर अगली विषय वस्तु प्रस्तुत कर देता है, किंतु यदि छात्र ने गलत उत्तर दिए तो उसकी गलतियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक छात्र विषय वस्तु का समग्र अध्ययन नहीं कर ले। समझे। उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद शिक्षक कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट पर छात्र से विचार विमर्श करता है। इस समस्त क्रियाविधि को निम्न चित्रों के द्वारा भी स्पष्ट कर सकता है। शिक्षक प्रोग्राम किया हुआ कंप्यूटर बनाएगा, फिर छात्र को देगा। छात्र क्या करेगा, कंप्यूटर पर छात्र द्वारा अध्ययन करेगा। अर्जित अधिगम प्रश्न होगा, छात्र के उत्तरों का मूल्यांकन होगा, उत्तर गलत होने पर सुधार की प्रक्रिया होगा, उत्तर सही होने पर अगली विषय वस्तु बनाया जाएगा। अब इसका अनुदेशन में क्या क्या सीमा है, तो भारत में भी शिक्षा में कंप्यूटर के प्रोग्राम की गति बहुत धीमी है। एक कंप्यूटर महज एक निर्जीव मशीन है जो शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकता है। यह अधिगम प्रणाली प्रेम, क्रोध, घृणा, चरित्र, आत्मविश्वास आदि भावात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है। इस विधि में सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यह विधि छात्रों में सामाजिकता का भावना का विकास करने में बाधक है। यह विधि छात्रों में एकांतवासी बनाने में डालती है। यह महंगे निजी विश्वविद्यालयों में तो इसका प्रयोग कुछ सीमा तक किया जा सकता है, परंतु सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर का प्रयोग लगभग नगण्य है। निष्कर्ष है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग के टेक्नोलॉजी युग में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग होना उचित है। कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन का अभिप्राय कंप्यूटर प्रोग्रामों से होता है जो छात्रों को कंप्यूटर द्वारा शिक्षण कराया जाता है। समझे। अब लास्ट है अभिक्रमित अनुदेशन। समझे, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कहा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा, अब इसमें देखिए को पूछता है कि समकालीन कक्षा शिक्षण में शिक्षक की समकालीन भूमिका बताइए, तो इसका हम एक वीडियो एक और डाल देंगे। समझे, वो नहीं इसमें डाल देंगे कि कक्षा क्योंकि पूछता है कक्षा शिक्षण का वातावरण को कौन कौन प्रभावित करता है। ये तो अपना से लिख सकते हैं कि कक्षा शिक्षण को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है, तो वहाँ वातावरण शांत होना चाहिए, सब चीज़ें लिखा है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। ये भी आपका बहुत भी है, ये आ सकता है। समझे। अतः शिक्षण में एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता पड़ी जो शिक्षण प्रणाली को अच्छी तरह से क्रियान्वयन कर सके। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की एक आधुनिक तकनीक है जिसका प्रयोग प्राचीन काल में सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर प्रणाली में किया था। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण अमेरिका में 1954 ईस्वी में B.F. स्किनर ने किया था, लेकिन भारत में इस विधि का प्रयोग 1963 ईस्वी में माना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की वैसी विधि है इसमें ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि विद्यार्थी रुचिपूर्ण स्वगति से स्वाध्याय में अग्रसर होता जाता है। इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने पर प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन मिलता है, जिससे वह आगे अधिगम हेतु प्रेरित होता है। विषय वस्तु के नियोजन एवं प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अभिक्रमित अनुदेशन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करने का विचार नया नहीं है, क्योंकि यह ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है। अब इसका परिभाषा अर्थ देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभिक्रमित प्लस अनुदेशन। इसमें अभिक्रमित का अर्थ होता है श्रृंखलाबद्ध या क्रमवार, तथा अनुदेशन का अर्थ होता है निश्चित निर्देश। अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ हुआ तार्किक क्रम में व्यवस्थित निश्चित निर्देश जो छात्रों के लिए दिए जाते हैं। अब इसका डिफिनीशन कुछ है गुलाटी तथा गुलाटी के अनुसार कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन प्राप्त करने की कैसी विधि है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहता है और स्वयं गति से आगे बढ़ता है और उससे तत्काल ही परिणाम ज्ञान प्राप्त होता है। स्टोफल के अनुसार ज्ञात के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के अभिक्रम तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। प्रोफेसर रूस के अनुसार यह अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का अवसर देता है।
MS मावी के अनुसार अभिकर्मित अनुदेशन स्वयं अनुदेशन में प्रवृत्त करने की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है तथा अधिगमकर्ता को उनसे पढ़कर सही अथवा गलत कैसी भी अनुक्रिया करनी रहती है। समझे। और इसकी विशेषता क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन व्यक्तिनिष्ठ होती है, उसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। अभिकर्मित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे वाले पद से तार्किक में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अध्ययन सिद्धांतों पर आधारित होती है। अभिकर्मित सामग्री से अधिगम कराने पर पृष्ठपोषण तुरंत मिलता है। इससे छात्रों की सही अनुक्रिया पुनर्बलित हो जाती है, जिससे प्रभावशाली शिक्षण में सहायता मिलती है। छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे वे विषय वस्तु जल्दी समझ जाते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन छात्रों की कमजोरी तथा कठिनाइयों पर निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। इसका सिद्धांत क्या है? तो छोटे छोटे सोपानों का सिद्धांत, यानी विषय वस्तु को हम छोटा छोटा बांट देंगे। समझे। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें सिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में इस प्रकार क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है कि आगे आने वाला पद अपने पिछले पद से संबंधित हो। समझे। इसमें छोटे सोपाने लघु पद को फ्रेम कहते हैं। पृष्ठपोषण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र किसी अभिकर्मित सामग्री में दिए गए प्रश्न का उत्तर सही या गलत है तो फिर भी उसको पृष्ठपोषण देना चाहिए। सही अनुक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की सही सहभागिता बराबर बन जाती है, क्योंकि छात्र पहले से अधिगम प्राप्त होता है। स्वगति सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने और प्रश्न के उत्तर देने में किसी प्रकार के बाहरी दबाव का सामना न करके केवल अपनी गति का ही सामना करना पड़े, जिससे वे स्तर आगे बढ़ सकता है। स्वपरीक्षण सिद्धांत, यानी स्वयं सीखना, स्वयं परीक्षण करना और पुनर्बलन का सिद्धांत। समझे। ये आपका हो गया। समझे। लाभ हिस्सा है कि अभिकर्मित निम्नलिखित लाभ है। इसमें छात्र अपनी गति एवं तल्लीनता के साथ पाठ को सीखते हैं। इसमें छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं ही कुछ सीख सकते हैं। इसमें प्रतिपुष्टि के द्वारा छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। अभिकर्मित अनुदेशन छात्र विभिन्न विषय वस्तु के तार्किक विश्लेषण का सुगमता से सीखता है और उसमें रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अभिकर्मित अनुदेशन में अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, शिक्षक की अनुपस्थिति भी छात्र स्वतः अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब है अभिकर्मित अनुदेशन छात्रों में रचनात्मक चिंतन, तर्क चिंतन, विचार, ये सब का विकास होता है। ये 3 प्रकार का होता है: रेखीय या बाह्य अभिकर्म, शाखीय तथा आंतरिक, और अभिकर्मित अधिगम अभिकरण या मैट्रिक्स प्रोग्राम। समझे। तो आपका प्रकार में इतना लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। समझे। तो आपका खत्म हो गया। समझे। इतना देख लीजिएगा, आपका इसी में से कुछ मतलब इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। समझे। थैंक यू।